बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। वो कौम जो IMF के सामने 1 से 2 अरब डॉलर के कर्ज के हसूल के लिए एड़ियां रगड़ती है, नाक से लकीरें निकालती है, उस कौम से ताल्लुक रखने वाले 17,000 ऐसे लोग हैं जिनकी 23,000 जायदादें दुबई में होने का इंकशाफ हुआ है, जिनकी मालियत कम अज कम 10 से 12 अरब डॉलर बनती है। ये 10 से 12 अरब डॉलर दुबई कैसे मुंतकिल हुए, कैसे इन लोगों ने, ये जो अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इन्होंने इतनी बड़ी जायदादें बनाई। अगर आप इस सवाल का ताक़ुब करते हुए अपने निज़ाम की तह तक जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि पिछले 76 साल से, जब से ये रियासत बनी है, जब से इस मुल्क का वजूद दुनिया के नक्शे पर उभरा है, तब से इस रियासत का हर निज़ाम इस अशराफिया की सहूलतकारी के लिए तरतीब पाता रहा है। वो आमरीयत हो, वो जमहूरियत हो, या इससे मिलता जुलता ऐसा निज़ाम जिसमें नाम निहाद जमहूरी नुमाइंदे, नाम निहाद सियासतदान और फौजी आमर मिलकर इस रियासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हों, एहतसाब का नारा लगाते हों, या फिर कोई सब्ज इनकलाब लाने की बात करता हो, या फिर कोई ऐसा हुक्मरान इस रियासत के गर्दन पे सवार हुआ हो जो ये कहता हो कि मैं आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा। बदकिस्मती मुलाहिजा फरमाइए, इन तमाम तर दावेदारों, इन तमाम तर जादूगरों की औलादें तो संवर गईं। इनकी औलादों ने बैरूने मुल्क अरबों डॉलर की जायदादें बना ली, लेकिन जिसकी गमखारी के लिए, जिसके दुखों का मदावा करने के लिए, जिसके दर्द की दवा करने के लिए ये लोग इक्तिदार में आते रहे, जिसके गम दूर करने के लिए, मसाइल हल करने के लिए ये लोग सियासत का खेल रचाते रहे, उसके हालात आज भी वैसे हैं जैसे आज से 75 साल पहले थे। जो कल 2 वक्त की रोटी को तरसता था, उसके दस्तरखान पे आज भी रूखी सूखी रोटी के चंद निवाले हैं, जबकि इस अशराफिया के दस्तरखान पर, इसके डाइनिंग टेबल पर अनवाओ अक़साम के केक मौजूद हैं, अनवाओ अक़साम की खुराकें मौजूद हैं, खाने मौजूद हैं, हर वो आसाइश मौजूद है जिसका तज़किरा हम कुतब में उन वाइज़ीन की ज़ुबानी जो जन्नत का नक्शा बड़ा हसीन खींचा करते थे या अब भी खींचते हैं, इनको हर वो सहूलत मुयस्सर है। दुनिया इनके लिए जन्नत है। दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश, हर आराम इनको मुयस्सर है। अगर नहीं है तो उस गरीब आदमी को कुछ भी मुयस्सर नहीं है, जिस गरीब आदमी के टैक्स के पैसे पर ये लोग, ये अशराफिया आज भी पल रही है। ये जो दुबई की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, ये जो अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, यकीन मानिए इनमें फौजी भी हैं जो हमारी इस कौम के सर का ताज कहलाते हैं, जो इस धरती पे अपनी जान निसार करने का दावा लेकर हमसे वो तमाम तर मोहब्बतें, अकीदतें वसूल करते हैं जो शायद मेरे जैसे लोग अपनी सगी औलाद की नज़र भी नहीं करते। वो पुलिस अफसरान हैं जो ये कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनी जान हथेली पे लिए, शहरियों की खिदमत के लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं। वो डॉक्टर्स हैं जिनको मसीहा कहा जाता है, जिनके नाम से मंसूब है कि खुदा के बाद अगर किसी के दर्द की कोई दवा कर सकता है तो वो यही मसीहा है। ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस कौम का लहू निचोड़कर, इस कौम से पैसा निचोड़कर दुबई में जायदादें बनाई हैं। फिर सियासतदान भी हैं जो हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। शब्बर ज़ैदी जो साबिक FBR के चेयरमैन हैं, उनका दावा है कि अगर पाकिस्तान में 300 अरकानी असम्बली को आप एक तरफ रखेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि 200 से 250 के करीब ऐसे निकलेंगे जिनकी जायदादें दुबई में होंगी। जी हाँ, ये जो कौमी असम्बली में बैठकर इस कौम को भाषण देते हैं,
जिस कौमी असम्बली के 1 मिनट का इजलास के 1 मिनट का खर्च लाखों में है, जिसमें एक तकरीर करोड़ों में पड़ती है इस कौम को, वहां खड़े होकर इस कौम को भंवर से निकालने के दावे करने वालों की अपनी असलियत यह है कि उनकी अपनी जायदादें अरबों रुपए की, करोड़ों की, लाखों की होंगी, वो दियारे गैर में है। यही हाल दूसरे तबकों का है। अब जब इनसे सवाल किया जाता है तो जवाब ये होता है कि हम तो ये सब असासे डिक्लेयर कर चुके हैं। जी आप कर चुके, लेकिन ये असासे बनाए कैसे? आपके पास मनी ट्रेल होगी, आपके पास इतनी दौलत आई कहां से, आपने ये पैसा कहां से इकट्ठा किया, कहां से कमाया? जवाब नदारद, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जरा जायजा लीजिए, मोहसिन नकवी जो इस कौम को सुधारने का दावा रखते हैं, जो बैक वक्त पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो जो इस रियासत के इक्तिदार के आईने के कभी सरे आईना रहते हुए और कभी पसे आईना रहते हुए सब कुछ है, जो हमेशा इक्तिदार में मौजूद कठपुतलियों की डोर हिलाते हैं, उनके मंजूर नजर मोहसिन नकवी से कोई ये सवाल कैसे करने की जुर्रत कर सकता है कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा के असासे दुबई में मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टी दुबई में मौजूद है, वो डिक्लेयर कर चुके हैं आप, लेकिन आपके पास ये पैसा आया कहाँ से? आपकी ज़ौजा, आपकी अहलिया के पास ये रकम कहाँ से आई? फिर वही शरीफ ख़ानदान जो इस रियासत पर एक तवील हुक्मरानी का एजाज़ भी रखता है, उसके नूर चश्म हसन हुसैन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे मोहतरमा मरियम नवाज के भाई, उन दोनों की जायदादें यहाँ भी हैं। अभी तो एवनफील्ड के जो फ्लैट्स हैं उनका राज नहीं खुला कि वो पैसा कहाँ से आया था, कि ये नया इंकिशाफ सामने आ गया है। इसी तरह हमारे जो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी दोनों बहनें, उनके नाम की जायदादें भी वहाँ मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि भुट्टो ख़ानदान के या जरदारी ख़ानदान के ये तीनों बच्चे, इन्होंने ज़िंदगी में 1 रुपया अपनी मेहनत से नहीं कमाया, लेकिन कीमती फ्लैट्स हैं, कीमती जायदादें हैं। सवाल करेंगे तो आपका गिरेबान पकड़ लेंगे ये लोग कि ये बीबी शहीद की जायदाद थी जो विरासत में उनकी औलाद को मुंतकिल हुई थी। बीबी शहीद अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन आपको याद होगा कि एक बार नवाज हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो जरदारी ख़ानदान के असासों के हवाले से जब बात हुई थी, जब उनकी तहकीक के लिए काम शुरू हुआ था, जब उस दौर के जो एहतसाब करने वाले लोग थे, जब उन्होंने इस हवाले से काम शुरू किया था, तो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने यह कहा था कि हम बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल नहीं होने देंगे। इसी तरह जब बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब मुशर्रफ के साथ डील कर रहे थे, तब भी बेनज़ीर भुट्टो के असासों के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ को रोका गया था। परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो डील हुई थी उसमें यह शामिल था कि आप भुट्टो ख़ानदान यानी बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी इनके असासों के हवाले से छान फटक नहीं करवाएंगे, और फिर ये छान फटक, ये जो तहकीक थी, ये जो तफ्तीश थी, ये नहीं हुआ था। अब सवाल ये है कि बेनज़ीर भुट्टो अगर खुदा के रूबरू पेश हो गई तो क्या उन्होंने जो माजी में किया था वो सारे के सारे दाग धुल गए? क्या हिसाब नहीं होना चाहिए? अगर ख्वाजा आसिफ ये सवाल उठाते हैं, अगर ख्वाजा आसिफ ये तकाजा करते हैं कि अयूब खान को कब्र से निकालिए और ट्रायल कीजिए, तो क्या सिर्फ इसलिए किसी शख्स का ट्रायल नहीं होना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए कि उसका ताल्लुक किसी जमहूरी सियासी जमात से था? नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये कह सकता है, कोई जज ये फैसला दे सकता है कि परवेज़ मुशर्रफ को कब्र से निकाल कर उसे कोड़े मारे जाए, उसे कब्र से निकाल कर फांसी पर लटकाया जाए, तो क्या किसी ऐसे शख्स को महज
اس لیے بخش دینا چاہیے، اس کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا تعلق ایک سیاسی خانوادے سے تھا، سیاسی خاندان سے تھا، یا وہ خدا نخواستہ کسی بم دھماکے میں شہید ہو گئیں یا ہو گئے۔ بہرحال اس قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب دبئی میں یہ جو جائیدادیں 10 سے 12 ارب ڈالر کی برآمد ہوئی ہیں، برآمد کیا ہوئی ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ اثاثے ہیں جو ہم نے اپنے کاغذات میں، جو ایف بی آر میں، جو ٹیکس ریٹرنز میں ہم نے یہ آشکار کر رکھے ہیں، کیے ہوں گے، کیونکہ ہمارا نظام، ہمارا سسٹم ہی ان کی سہولت کاری کرنے والا ہے۔ اب اگر صرف دبئی کے کینوس پر آپ کو 23,000 جائیدادیں ملتی ہیں، 17,000 لوگ ملتے ہیں، 10 سے 12 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ملتی ہے، تو اگر آپ اس کینوس کو بڑا کر لیتے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، آپ دیگر ممالک میں جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، دوسرے یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں، تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہاں پاکستانیوں نے کس قدر سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ شبر زیدی ہی کا حوالہ دیتے ہوئے میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ اسحاق ڈار کو ماضی میں جب وہ فنانس منسٹر تھے، ان کو جو سیکرٹری فنانس تھے اس دور کے، طارق باجوہ، انہوں نے ایک سمری بھیجی کہ فرانسیسی انویسٹمنٹ کمپنی ہے کریڈٹ لیو، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانیوں کے بیرون ملک 200 ارب ڈالر سے زائد اثاثے ہیں۔ ان میں سے کتنے ڈکلیئرڈ ہیں اور کتنے انڈکلیئرڈ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ سمری سرکاری دستاویز ہے، یہ اب بھی کاغذات میں، فائلوں میں کہیں موجود ہوگی۔ 200 ارب ڈالر صرف ایک انویسٹمنٹ کمپنی آپ کو بتا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ سمری کابینہ کے روبرو پیش کی، اور پھر وہی ہوا جو ہمارے ہاں ایسی دستاویزات کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے کاغذات کے ساتھ ہوتا ہے جن میں اشرافیہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ سو جناب، اب دبئی کا معاملہ، دبئی میں موجود جائیدادیں، پاکستانی دوسرے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے۔ آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان کو کہیں بہت پیچھے ہونا چاہیے، لیکن ہم دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز بھی ہے اور ہماری شرمندگی بھی، اور یہ وہ نمک کی چٹکی ہے جو ہم نے اس خبر کے ساتھ قوم کے 75% ان لوگوں کو جو معیاری خوراک سے محروم ہیں، جنہیں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، ان کے 75 سالہ زخموں پر اس نمک کی چٹکی کو اس خبر کی صورت میں بھر دیا ہے، ان کی اذیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا ہے کہ آپ اس ریاست میں اس ایندھن کی صورت میں ہیں جو اس اشرافیہ کے ہاتھ تاپنے کے لیے آگ کی صورت میں جلتا ہے۔ آپ کی اس ریاست میں صرف اور صرف اتنی حیثیت ہے کہ آپ کو اس اشرافیہ کو اپنی گردن پر، اپنی کمر پر سوار کر کے چلنا ہے۔ آپ نے ان کے عللے تللے برداشت کرنے ہیں، آپ نے ان کے کیک کا بندوبست کرنا ہے۔ بے شک اس کے عوض، بے شک اس کی قیمت پر آپ کے بچے بھوکوں فاقوں مرے۔ آپ کو اس اشرافیہ کا بوجھ اٹھانا ہے۔ سارے کا سارا سسٹم، ہمارا نظام انصاف، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یا ان اشرافیہ کے مگر مچھوں کا گریبان پکڑنے والے لوگ، سارے کے سارے وہ سارے کل پرزے ہیں جو اس اشرافیہ کی سہولت کاری میں مصروف عمل ہیں۔ لہٰذا کوئی خواب نہ دیکھیے گا، خبر ہے، ایک ہوا کا جھونکا ہے، آیا ہے، گزر جائے گا۔ اسی طرح سے جس طرح ہم پہلے پاناما کے معاملے پر سر پیٹتے رہے، کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اسی طرح دبئی کی ان پراپرٹیز کے حوالے سے بھی یہ قوم جتنا واویلا، جتنے نوحے مرثیے پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے، اپنا سینہ پیٹنا چاہتی ہے، بال نوچنا چاہتی ہے، کچھ بھی کر لے، حاصل حصول صفر۔ آپ اسی بد نصیبی کی تنخواہ پر
کام کرتے رہیں گے، اسی طرح سے ادھار کی سانسیں جیتے رہیں گے، اسی طرح سے لمحہ لمحہ مہنگائی، بھوک، افلاس، بے روزگاری کے زخموں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا آخری سانس تک لیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہی اس ریاست پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ریاست کے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول کرے، اور اس اشرافیہ کے مگر مچھوں کو غیب سے ایسی آفت میں مبتلا کرے، ایسی اذیت میں مبتلا کرے کہ یہ خود ہی ہماری اس قوم کی، اس ریاست کی جان چھوڑ دے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔